Hello students, in this video we will discuss about atmospheric refraction. We know refraction is what? Bending of light when light propagates. Atmospheric refraction is the phenomena of bending of light when it travels from the atmosphere, or it is what? The bending of light passing through the earth's atmosphere. We know our earth is surrounded by layer of air such as troposphere, stratosphere, mesosphere, and we called all those layer as atmosphere. So atmosphere is layers of air which are surrounding our earth. The density of air in the atmosphere is not same everywhere. Somewhere our atmosphere is denser, somewhere it is rarer. Generally, the hotter air is lighter and less dense than the cooler air which is present above it. So if air is hot, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ रेयरर मीडियम रहेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ डेंसर मीडियम रहेगा. The refractive index of air depends on its density. Lower the density of air, lower is its refractive index. So अगर एटमॉस्फेयर जहाँ रेयर है वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम रहेगा क्योंकि डेंसिटी कम है. सो रेयरर मीडियम मीन्स लेस डेंस मीन्स लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Denser medium means highly dense and having high refractive index. And thus, the upper layers of Earth's atmosphere are optically rarer as compared to the lower layers. So, अर्थ सरफेस के जस्ट अबो जैसे ट्रोपोस्फियर क्या हुआ? डेंसर मीडियम हुआ, डेंसर लेयर हुआ एटमॉस्फेयर का. एंड stratosphere is what? Rarer. And above that also mesosphere is also rarer medium, because जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ेगी, तो वहाँ से ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हवा हल्की होगी, मीन्स वहाँ रेयरर मीडियम होगा, और अर्थ सरफेस के जस्ट अबो डेंसर मीडियम होगा. सो रिमेंबर द अपर लेयर्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर ऑप्टिकली रेयरर as compared to the lower layers. Thus, light coming from the sun and stars passes through a medium, that is air, of continuously increasing refractive index. तो सन है, स्टार है, उनसे जो भी लाइट आता है तो वो लाइट कैसे ट्रैवल करता है? वो लाइट हमेशा आता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, क्योंकि अपर लेयर तो रेयरर मीडियम है और अर्थ के ऊपर वाला जो लेयर है जैसे ट्रोपोस्फियर है वो क्या है? डेंसर मीडियम. सो सन हो, स्टार हो, उनसे जो भी लाइट आ रहा है दैट ट्रैवल्स from rare medium to denser medium, and we know refractive index of rare medium is less and refractive index of denser medium is more. And so when that light travels, its refractive index is continuously changing before it reaches the observer eye on the earth. तो जो भी अर्थ से उस सन को, स्टार को देखता है तो उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, एंड हेंस इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कंटिन्यूसली चेंजेस. और उसी वजह से उस लाइट का प्रोपगेशन का जो डायरेक्शन है वो भी कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता रहता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. नाउ हम इसके रिलेटेड, तो ये है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. नाउ विल टेक वन डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल. Student, you might have observed the apparent random weavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire. आपने समझो कहीं फायर है और उसके अपोजिट साइड का अगर कोई आप ऑब्जेक्ट देखते हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट हिलते हुए नज़र आता है, अनस्टेडी नज़र आता है, फ्लक्चुएट होते हुए दिखता है. वो क्यों होता है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जैसे क्या होता है कि जहाँ भी फायर हो रहा है उसके ऊपर की हवा गर्म होके रेयरर मीडियम क्रिएट होगा, और उससे भी जो ऊपर हवा है वो
ठंडी होगी तो वहाँ डेंसर मीडियम होगा और इसीलिए लाइट की बेंडिंग होगी एंड वी कैन सी ड्यू टू कंटिन्यूस चेंज इन द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ड्यू टू कंटिन्यूस change in the refractive index, that object appears wavering, that object appears flickering. तो ये रीज़न है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर ड्यूरिंग आफ्टरनून ऑल्सो इन समर जनरली एट नून ड्यू टू इंटेंस हीट the air in contact with the ground becomes hot while the air above ground is cooler. आपने कभी देखा होगा समर में भी आपको दूर का ऑब्जेक्ट थोड़ा सा फ्लिकरिंग या फिर फ्लक्चुएटिंग नज़र आता है. क्यों? क्योंकि वहाँ भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ उल्टा होगा कि अर्थ के ऊपर की हवा गर्म, वो जो रोड है तो आफ्टरनून में दोपहर में बहुत गर्मी की वजह से रोड के ऊपर की जो हवा है वो गर्म होके रेयरर मीडियम क्रिएट होगा, उसके ऊपर डेंसर मीडियम रहेगा एंड ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको वो ऑब्जेक्ट अनस्टेडी फ्लक्चुएटिंग नज़र आते हैं और इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Some phenomenon based on atmospheric refraction are twinkling of stars, advanced sunrise and delayed sunset. Stars seem higher than they actually appear. So we'll discuss some of the phenomenon related to atmospheric refraction. First one is twinkling of star. See, twinkling of star is also due to atmospheric refraction of starlight. अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सन हो स्टार हो उससे जो भी लाइट आ रहा है वो कंटिन्यूसली बेंड होता है ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो स्टार लाइट व्हेन इट एंटर्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेस in the observer's eye or it reaches to the earth. As the optical density of air increases towards the surface of earth, हमने अभी अभी डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर में जो अर्थ सरफेस के जस्ट अबोव लेयर है, जो अर्थ सरफेस के पास के लेयर है वो डेंसर मीडियम है और ऊपर के लेयर रेयरर मीडियम है. तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो रही है, जैसे जैसे स्टार से लाइट अर्थ की तरफ आ रहा है ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज हो रही है एंड लाइट फ्रॉम द स्टार ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम and bending every time towards the normal. We know whenever light enters from rare to denser medium, it bends towards the normal. On producing the final refracted ray backward as shown in figure, अगर आप ये जो लाइट ऑब्जर्वर के आँखों में आई है उस लाइट को अगर आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करोगे, उसे बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखाई देगा दैट द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, या फिर हमारी आँखों में वो लाइट बेंड होते होते आता है. जब हम उस लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे या फिर प्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या दिखता है कि apparent position of star is higher than the actual position. ये है actual position A and this one is the apparent position. So the apparent position of the star is slightly higher than the actual position. This is because of atmospheric refraction. The star appears somewhat higher than the actual position when viewed near the horizon. So when we will observe that star, it appears that its actual position, its apparent position is higher than the actual position. Further, this apparent position of star is not stationary. और जो स्टार हमें नज़र आता है वो उसकी पोजीशन स्टेशनरी या फिर फिक्स भी नहीं नज़र आती है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अर्थ एटमॉस्फेयर जो है उसके फिजिकल कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, ये सब कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं एंड ड्यू टू दिस कंटिन्यूस चेंजिंग physical conditions of atmosphere, the position of star does not appear stationary. Since the stars are very distant, they appear as a point size source of light. Due to continuous change in direction of propagation of light,
the apparent position of star fluctuates all the time and the amount of starlight entering the eye flickers. That is, the brightness of star changes continuously. Sometimes that star appears brighter, sometimes it appears fainter, and this is called as twinkling of star. So why star twinkles? Because the continuous change in direction of propagation of लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्टार से जो भी लाइट आ रहा है उसका कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है. ड्यू टू दैट स्टार्स पोजीशन फ्लक्चुएट्स, और उसी वजह से स्टार की पोजीशन फ्लक्चुएट होती है, और जो स्टार लाइट या फिर जो लाइट हमारी आँखों में आता है वो भी कभी फेंट होता है, कभी ब्राइट होता है, और हम उसे कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. ये हुआ सन एंड स्टार का. That apparent position, due to atmospheric refraction, apparent position is higher than the actual position, and also due to continuous change in direction of propagation of light, star twinkles. But as they are very distant object, we can observe them as a point size source of light. Next is why the planets do not twinkle. Planets are much closer to the earth relative to stars. Therefore planet appear bigger than the stars. So distance between planet and observer is less as compared to distance between star and observer. Stars are far away from the earth, therefore they appear smaller. So the stars can be considered as a point size source, and planets can be considered as collection of large number of point size sources of light. और इसी वजह से हम स्टार को कंसिडर कर सकते कि एक छोटा सा रे ऑफ लाइट आ रहा है, और प्लैनेट से जो भी लाइट आएगा उसे हम कंसिडर कर सकते हैं बीम ऑफ लाइट. As planet is collection of large numbers of point size sources of light, the total variation in amount of light entering our eye from all the individual point size sources average out to 0. और इसी वजह से क्या होगा, समझो ये एक प्लैनेट है और इसे बहुत सारे रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं, और अगर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन many rays of light are coming in the observer eye, एंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फ्लक्चुएशन हुआ भी तो भी बहुत सारे रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर के आँखों में जाएंगे, एंड दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली. बट स्टार्स में क्या होगा, एज दे आर डिस्टेंट सोर्सेस, वेरी फ्यू रेज ऑफ लाइट आर रीचिंग टू द ऑब्जर्वर्स आई, एंड उसमें से भी कोई फ्लक्चुएट हो गया तो बहुत कम लाइट ऑब्जर्वर की आँखों में जाता है, हमारी आँखों में जाता है, और इसीलिए हमें स्टार कभी डिम या फिर कभी ब्राइट नज़र आता है. पर प्लैनेट का ऐसा नहीं है, कुछ रेज अगर फ्लक्चुएट हो भी गए तो भी ऑब्जर्वर को प्लेंटी ऑफ लाइट उसकी आँखों में जाएगा फ्रॉम द प्लैनेट, एंड ऑब्जर्वर कैन सी दैट प्लैनेट क्लियरली. सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बट स्टार ट्विंकल्स बिकॉज दे आर very far from the observer. I hope you understood that why planets do not twinkle. Next is advanced sunrise and delayed sunset. See, sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise and about 2 minutes after the actual sunset बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो हमें रोज़ सन रेज से 2 मिनट पहले ही सन दिखाई देता है, और सनसेट के बाद 2 मिनट तक हमें हॉरिजॉन पे सन दिखाई देता है. ये भी किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. कैसे होता है, सी, एज द अल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट इंक्रीजेस अबव द अर्थ सरफेस, द अर्थ एटमॉस्फेयर बिकम रेयरर. ये हमने डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम अल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, तो अर्थ एटमॉस्फेयर कैसे बनता जाएगा, इट बिकम रेयरर मीडियम, एंड हेंस इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस कंटिन्यूसली. रेयरर मीडियम, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. So ray of light coming from the sun towards an observer continuously passes from an optically rarer to optically denser medium. तो ये अभी आपको अच्छे से याद रखना है कि
सन हो, स्टार हो, इनसे जो भी लाइट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। एंड जैसे ही लाइट रेयरर टू डेंसर आएगा इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये सनराइज सनसेट की वक्त भी यही होता है कि जो भी सन से लाइट आ रहा है इट इज़ कमिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, and thus the direction of propagation of light is continuously changing. The actual sunrise or sunset begins when the sun reaches the horizon. हमें कब पता चलेगा कि सनराइज हुआ है या फिर सनसेट हुआ है, जब सन हॉरिजॉन, ये है हॉरिजॉन, अगर सन हॉरिजॉन के ऊपर आता है, हॉरिजॉन को रीच करता है, तभी एक सनराइज होगा हमारे लिए. Now in this figure, this S1 is the actual position of sun which is a little below the horizon. ये कैसे, थोड़ी सी हॉरिजॉन के नीचे है. In this case, light rays coming from S1 continuously get refracted in the Earth's atmosphere. तो ये केस में अगर ये ऑब्जर्वर है, ये इंसान यहाँ से उसे देख रहा है, तो ये अगर ऑब्जर्वर है तो इसकी आँखों में जो भी लाइट आ रहा है वो कंटिन्यूसली बेंड होते होते आएगा. द लाइट विल कंटिन्यूसली बेंड बिफोर इट रीचेस टू द ऑब्जर्वर्स आई, बिकॉज लाइट इज पासिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम. अगर हम इस लाइट को, जैसे ये आया, इसे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो हमें दिखाई देती है एपियरेंट पोजीशन ऑफ द सन. तो ये हुआ S1 इज द एक्चुअल पोजीशन, एंड इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट टू द कर्व पाथ देन वी विल गेट S2, दैट इज द एपियरेंट पोजीशन ऑफ द सन. S2 क्या है, एपियरेंट पोजीशन ऑफ द सन. ये जो लाइट है जो बेंड होते होते ऑब्जर्वर के आँखों में आया है, उसे अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगी एपियरेंट पोजीशन ऑफ द सन. Thus, during the sunrise, the sun is seen even though it is little below the sun, below the horizon. और इसी वजह से सनराइज हो या सनराइज होता है तब सन हॉरिजॉन के नीचे ही है, फिर भी हमें वो ऊपर दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसे हम कहते हैं अर्ली सनराइज. वैसे ही क्या होगा एट द टाइम ऑफ सनसेट, सनसेट हो जाएगा, वो हॉरिजॉन के नीचे जाएगा, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन 2 मिनट के लिए वो हमें हॉरिजॉन के ऊपर दिखता है और उसे हम कहते हैं डिलेड सनसेट. गॉट इट? सो दिस अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट इज ऑल्सो फिनोमेनॉन बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड होता है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द सन अपीयर्स अबव द हॉरिजॉन. और जैसे हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, अपीयरेंट पोजीशन स्लाइटली अबव होती है एक्चुअल पोजीशन से. तो ऐसे ही सन के बारे में होता है, सन हॉरिजॉन के नीचे ही है पर वो हमें हॉरिजॉन के ऊपर दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और उसे हम कहते हैं अर्ली सनराइज. सनसेट के वक्त भी वही होगा, सन सेट हो जाएगा, वो हॉरिजॉन के नीचे जाएगा, पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें 2 मिनट के लिए वो हॉरिजॉन के ऊपर दिखेगा. Scattering of light. Students, in 9th we learn that scattering of light takes place due to colloidal particles. The path of beam of light passing through true solution is not visible because the particles of true solution are very very small. They cannot scatter the light. But the path of light become visible through colloidal solution, where the size of particles is relatively larger than the true solution. We learn in 9 that colloidal particles are able to scatter the beam of light. When the light get incident fall on these particles, due to bigger size or little bit bigger
size than the size of particles than the true solution, the light scatter in all the direction, and this phenomena is called as scattering of light. See, the scattering of light is responsible for many spectacular phenomena in nature, such as blue color of sky, color of water in deep sea, the reddening of sun at sunrise and sunset are due to scattering of light. This scattering of light is what? It is the deflection of light by minute particles, atoms or molecules in all direction is known as scattering of light. So due to small particles, tiny particles present in the atmosphere, the light gets deflect in all the direction, and that deflection of light is called as scattering of light. The amount of scattering of light depends on the frequency of light, color of light, and the size of particles are responsible for scattering of light. Very fine particles scatter blue light and bigger particles scatter light of longer wavelength. अगर एटमॉस्फेयर में बहुत फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं? ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं. अगर पार्टिकल साइज थोड़ी सी बड़ी हो तो वो क्या करेंगे? दे स्कैटर द लॉन्गर वेवलेंथ लाइट सच एज येलो, ऑरेंज, रेड. And if the particle size is much bigger, then they scatter white light because they scatter all color wavelength, and we know when the all color wavelength or visible region is there, then that light appears white light. तो अगर वे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हो तो वो ब्लू लाइट को स्कैटर करेंगे, थोड़े से बड़े हो तो वो लॉन्गर वेवलेंथ लाइक ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन इनको स्कैटर करेंगे, और बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल हो देन दैट light will appear white because all wavelength in the visible region is scatter. क्योंकि ये बड़े पार्टिकल से हर कलर का स्कैटरिंग होगा, हर कलर के लाइट का स्कैटरिंग होगा, और हमें वो लाइट कैसे अपीयर होगा? इट विल अपीयर वाइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. The amount of scattering depend on the size of particles. Next is Tyndall effect. This also we discuss in 9th. What is Tyndall effect? It is the phenomena of scattering of light by the colloidal particles present in the atmosphere. Whenever the beam of light strikes colloidal particles, the path of light become visible due to diffusion of light, due to deflection of light by these particles, and this is called as Tyndall effect. Examples we know: when a fine beam of sunlight enters into the smoke filled room through a small hole, a spread path of beam become visible. Also, the sunlight enters a canopy of dense forest. The Tyndall effect is seen due to scattering of light through tiny water droplets. So this is Tyndall effect. Now we will discuss that why is the color of clear sky appear blue, or why sky appears blue. The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो बहुत फाइन पार्टिकल्स है, उनकी साइज़ हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम जो है विबग्योर उसके वेवलेंथ से भी छोटी है. दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. अभी हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पढ़ा कि टाइनी पार्टिकल्स हो तो वो शॉर्टर वेवलेंथ के लाइट को, जैसे वॉयलेट है, ब्लू, स्पेशली ब्लू ज़्यादा स्कैटर होता है, ब्लू को स्कैटर करते हैं, और अगर लार्जर पार्टिकल्स है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं. तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइनी है, बहुत फाइन पार्टिकल्स है, एंड इसी वजह से वो क्या करते हैं? दे स्कैटर द वेवलेंथ ऑफ शॉर्टर, दे स्कैटर द लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू कलर. So these are more effective, these tiny particles are more effective in scattering the
shorter wavelength at the blue end than the light of longer wavelength at the red end. The red light has wavelength about 1 time 8 times greater than blue light. रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 1.8 times greater than the blue light. And thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter blue light. और इसी वजह से रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, और इसीलिए whenever the sunlight passes through the atmosphere, that light falls on these tiny particles, and these particles scatter blue color, shorter wavelength blue color more strongly than the red color. The scattered blue light enters our eyes and so sky appears blue. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें दिन में भी हमारा जो स्काई है वो डार्क नज़र आता. तो ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर एंड ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, स्काई appears blue. The sky appears dark to the passengers flying at very high altitude. So why sky appears blue? Sky appear blue due to tiny particles present in the atmosphere. They scatter shorter wavelength blue light. And if there is no atmosphere, or if the passengers who are traveling at high altitudes, for them in day also sky appears dark because there is no scattering, or scattering is not prominent at such height. अभी आप ये भी सोच रहे होंगे कि ब्लू कलर से शॉर्टर वेवलेंथ वॉयलेट लाइट की है, तो हमें स्काई वॉयलेट क्यों नहीं दिखता है? सी, हमारी जो आँखें, ह्यूमन आइज आर लेस सेंसिटिव टू वॉयलेट कलर, एंड ऑल्सो दैट वॉयलेट कलर इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सनलाइट. So after scattering, blue color appears more. So this is the reason that though violet color is having shorter wavelength, then also sky appears blue, because our eyes are sensitive to blue color as compared to violet color, and the amount of blue color is more in the sunlight as compared to the violet light. You might have observed that danger signal lights are red in color. Why they are red in color? See, the red light gets scattered least by fog, smoke, because of its longer wavelength. हमें पता है रेड लाइट की वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ है, सबसे ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ है विजिबल स्पेक्ट्रम में, और इसीलिए ये लाइट की स्पीड ज़्यादा है, वो जल्दी स्कैटर नहीं होता है एज कंपेयर टू शॉर्टर वेवलेंथ लाइट. And so it can be seen even from a long distance. So इसीलिए स्मोक हो, फॉग हो, ये रेड लाइट स्कैटर नहीं होगा, और ये दूर से भी हमें दिखाई देगा. और इसीलिए सिग्नल्स के जो लाइट होते हैं, या फिर डेंजर सिग्नल हो, तो वो किस लाइट का होता है? रेड लाइट का, बिकॉज रेड लाइट इज हैविंग लॉन्गर वेवलेंथ. it does not scatter as compared to the light of shorter wavelength, and so danger signals are of red in color. So this is different phenomena related to scattering of light and atmospheric refraction. Hope you understood all these interesting phenomena related to life. Thank you and have a nice day.